हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं बेटा चैप्टर कौन सा, सॉलिड स्टेट। आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे जो एससीसी, बीसीसी और एफसीसी एकक सेल होती हैं उनका आयतन कैसे निकालेंगे बेटा, और साथ ही साथ जो उसमें परमाणु उपस्थित होंगे तो परमाणुओं का कुल आयतन कितना होगा जो वो क्या करते हैं बेटा अपने एटम से बनाते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहां पर बात किसकी करने वाले बेटा। आज हम लोग बात करेंगे एटम्स और जो हमारे पास अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं उनके आयतन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग वॉल्यूम को डिस्कस करने वाले हैं, आयतन को डिस्कस करने वाले बेटा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एससीसी यूनिट सेल की, सिंपल क्यूबिक सेल की, साधारण घनीय तंत्र की। अगर साधारण घनीय तंत्र की हम बात करेंगे, एससीसी क्यूबिक सेल की बात करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि जो एससीसी एकक सेल होती है कैसी होती है, जिसमें सिर्फ कोने पर एटम प्रेजेंट होती है, ऐसी सेल होती है, एक क्यूब फॉर्म होता है। यही तो हमारी क्या होती है बेटा, एससीसी यूनिट सेल होती है। अच्छा, अब बात करते हैं बीसीसी की। थोड़ा सा मैं यहां पर दूसरे सेकंड की बात कर लेता हूं। सेकंड हमारा कौन सा होता है, बीसीसी होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अंता या काय केंद्रित एकक सेल, अंता या काय केंद्रित एकक सेल, अंता या काय केंद्रित एकक सेल। इसमें क्या होता है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास में एटम कहां पर बेटा प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, और कॉर्नर के साथ साथ आप देखें बॉडी के सेंटर बेटा एटम प्रेजेंट होंगे। 8 एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे और एक एटम कहां पर प्रेजेंट होगा, एक एटम बेटा प्रेजेंट होगा आपका बॉडी के सेंटर में। अगर हम एफसीसी यूनिट सेल की बात करते हैं, फलक केंद्रित एकक सेल की बात करते हैं, तो एफसीसी यूनिट सेल क्या होता है इसमें भी एक क्यूब होता है बेटा, इसमें भी एक क्यूब होता है, पर आप इसमें देखेंगे फलक केंद्र नाम से ही जैसा पता चलेगा कि कोने पर तो एटम होते ही होते हैं, साथ ही साथ आपको एटम कहां को देखने को मिलेंगे बेटा, फलक के केंद्र पर जो दीवारें होंगी उनके केंद्र पर आपको एटम देखने को मिलेंगे बेटा। तो फलक का केंद्र ये है, ये है, ये हमारे पास है, ये है, ये है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। आप पिछले इतने सारे लेक्चर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था चैप्टर के कवर कर चुके हैं, तो आपको एटम्स की पोजीशन, परमाणु की व्यवस्था कैसी होती, कहां पर होती, एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग इस पर बात करते हैं बेटा आयतन की, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम लोग आयतन देखेंगे यहां पर, तो सभी को पता है कि जो एक क्यूब होता है बेटा, घन होता है, घन का आयतन क्या होता है, तो सभी को पता है कि जो क्यूब होता है बेटा, क्यूब का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब। तो चाहे एससीसी यूनिट सेल की बात करें उसका भी ए क्यूब आएगा, चाहे बीसीसी की बात करेंगे उसका भी ए क्यूब आएगा, एफसीसी की बात करेंगे उसका भी ए क्यूब आएगा। तो बात यह आती है कि क्या ये इतना सिंपल टॉपिक पूछा गया था हमसे, क्या यही पूछा जाना था कि बताइए इनका आयतन क्या होगा। तो नहीं बेटा, अभी कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। एक घन का आयतन, एक क्यूब का आयतन तो एक क्यूब होता है, लेकिन अगर वो पूछना चाहता है तो वो पूछता आर के टर्म में, बताइए आर से रिलेशन करके हमको निकालना होगा आयतन क्या होगा। तो वो भी काफी ज्यादा सिंपल है। कैसे, हमको पता है जो एससीसी यूनिट सेल होती है, जरा यहां पर लिख लेते हैं, बताइए ए और आर में क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या निकला था हमारा, ए इक्वल टू 2r, अब पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं। बीसीसी में ए और आर में रिलेशन क्या निकला था, तो आपने देखा था फार्मूला था हमारा 4r इक्वल टू a√3। आप जिनको नहीं आया बेटा वो पिछले लेक्चर देखेंगे, उनको रिवाइज हो जाएगा कि यहाँ पर रिलेशन क्या निकला था। एफसीसी की बात करेंगे तो रिलेशन क्या आया था, यहाँ आया था 4r इक्वल टू a√2 या √2a लिखेंगे, बात एक ही हो जाएगी। अच्छा, अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे और a की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे बेटा। तो a की वैल्यू जब यहां पर निकालोगे तो a इक्वल टू क्या है, 2r। तो अब हम लोग आयतन को क्या करेंगे, पहले हमने a के टर्म में सभी का a क्यूब आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सभी का क्या है बेटा, a क्यूब आया। अब हम लोग क्या करेंगे, आयतन को किसके निकालेंगे बेटा, r के टर्म में निकालते हैं, त्रिज्या किस रिलेशन में निकालेंगे तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है, a इक्वल टू 2r है, तो a की जगह 2r पुट करेंगे वैल्यू, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2r का क्यूब हो जाएगा, और 2r का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 8r क्यूब हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है, क्या हो जाएगा, 8r क्यूब आ जाएगा। हमें एकक सेल का आयतन और परमाणु का आयतन क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग संकुलन दक्षता या संकुलन प्रभाज, पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन जब हम लोग निकालते हैं तो उसके लिए हमें इसका आइडिया होना जरूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन दक्षता और संकुलन प्रभाज की बात करने वाले हैं, इसीलिए हमको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं
कि जरा इसका बेटा हम लोग देख लेते हैं इसका क्या आता है। तो 4r इक्वल टू बेटा क्या है a√3। अगर हम a बराबर निकालेंगे तो हमें पता है वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर 4r/√3 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है बेटा? a इक्वल टू क्या आएगा 4r/√3। यहां पर इसका क्यूब कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हम लोग देखेंगे यहां हो जाएगा बेटा 64r³। ठीक है ना, 64 जब बेटा क्यूब है तो √3 का करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। क्या इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है? यहां पर इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा 64r³। ये r के टर्म में है, a के टर्म में सभी का फिक्स है बेटा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? चीजें आसान लग रही होंगी, काफी ज्यादा आसान लग रही होंगी। अब हम लोग देखते हैं कि एफसीसी की बात करते हैं। तो एफसीसी यूनिट सेल क्या कहती है? एफसीसी यूनिट सेल में जाएंगे तो रिलेशन क्या है 4r इक्वल टू a√2, a इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर वैल्यू रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4r/√2 का होल क्यूब। देखेंगे तो 4r/√2 a इक्वल टू आ जाएगा 4r/√2। यहां पर क्या करेंगे क्यूब में वैल्यू रख देंगे, a की जगह बेटा रख देंगे तो a क्यूब हो जाएगा, मतलब 4/√2 का क्यूब करेंगे तो यहां से क्या निकल के आता है जरा देख लेते हैं। यहां से आप निकालेंगे तो यहां हो जाएगा 64r³ /√2 का करेंगे 2√2 आ जाएगा। हाँ, अब इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, वैसे आंसर यहां भी इस टर्म में भी आ सकता है। इसको चाहे तो आप शॉर्टकट कर सकते हैं बेटा, डिवाइड करके इसकी दूसरी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा 32 आ जाएगा। और इसको √2 से भी डिवाइड करना चाहेंगे तो आप √2 से भी डिवाइड करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप आंसर यहां से बेटा लिख सकते हैं। तो फिलहाल में अभी हम यहीं पर स्किप कर देते हैं। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 32r³/√2। तो चलिए ये हमने क्या क्लियर किया, ये हमने सीखा कि जो हमारे पास एससीसी बीसीसी यूनिट सेल होती हैं, एफसीसी यूनिट सेल होती हैं, उनका वॉल्यूम ए के टर्म में कैसे निकालते हैं और आर के टर्म में उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। सभी को क्लियर हुआ? चीजें काफी ज्यादा आसान है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे, बहुत ईजी है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी? हम लोग बात करने वाले हैं एटम्स, परमाणुओं का जो आयतन होता है उसकी बात करते हैं। चलिए देखते हैं होता क्या है। यहां तक हो गया बेटा नोट? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, वीडियो को पॉज करके लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं इसको इरेज करने वाला हूं बेटा, ठीक है? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको हटाने वाला बेटा। हटा दें, हटा दें, हटा दिया। ये तो चीजें काफी ज्यादा आसान हैं। अब हम एक बात करेंगे एटम्स के बारे में। तो जरा बताइए, अगर हम एटम्स की बात करते हैं तो जो हमारे पास एटम है वो क्या है बेटा? गोल है। परमाणु कैसा भाई? गोल है। अब एक गोल का अगर देखेंगे तो एक गोले का जो आयतन होता है बेटा क्या होता है? गोले का आयतन सभी को पता है। यस, बताइए जल्दी से क्या होता है? 4/3 πr³। 4/3 πr³ होता है बेटा, सही है ना? तो अगर हमको ये पता चल जाए कि किसी भी यूनिट सेल में कितने गोले हैं तो हम लोग आसानी से आयतन निकाल पाएंगे। चलिए एससीसी की बात कर लेते हैं। तो हमको पता है फिर से एससीसी यूनिट सेल क्या होती है, फिर से हम लोग एक बार ड्रा कर लेते हैं बेटा। तो ये हमारे पास एससीसी यूनिट सेल हो जाएगी जिसमें एटम कहां पर प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना? सिर्फ कॉर्नर पर एटम हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अगर हम दूसरी यूनिट सेल की बात करते हैं, बीसीसी की बात करेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात करेंगे, तो बीसीसी यूनिट सेल क्या होती है? सभी को पता है कि बीसीसी यूनिट सेल ऐसी यूनिट सेल होती है जिसमें कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर पर बेटा एटम प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी एटम प्रेजेंट होता है। अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? एफसीसी हो जाएगा। एफसीसी की बात करेंगे तो एफसीसी यूनिट सेल क्या होती है? ऐसी यूनिट सेल होती है जिसमें क्या होता है बेटा? कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होते हैं ना। यहां पर क्या था? कॉर्नर के साथ बेटा बॉडी सेंटर पे एटम प्रेजेंट था। फेस सेंटर, फलक केंद्र, नाम से ही आपको सारी चीजें याद रह जाएंगी। फलक के केंद्र पर परमाणु आपको उपस्थित मिलेंगे। अच्छा, क्या कोई ज्यादा दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसका जरा जेड इफेक्टिव निकालते हैं। जेड इफेक्टिव ऑलरेडी हम लोग निकालना सीख चुके हैं। जेड इफेक्टिव क्या होता है? कुल परमाणु की संख्या जो एक एकक सेल में आती बेटा। इफेक्टिव नंबर जो है हमको निकालना होता है परमाणुओं का, कि जो एटम कोने पर प्रेजेंट हैं वो थोड़ा सा हिस्सा 1/8 आता है, हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। कट पिट के कितने परमाणु बनेंगे एक एकक सेल में, उसे हम लोग कहते हैं जेड इफेक्टिव। तो हम लोग देखेंगे यहां पर क्या बेटा? परमाणु सब कोने पे हैं तो कितने परमाणु हैं भाई? 8 हैं।
और इनका योगदान हम लोग देख चुके हैं, जो कोने पर परमाणु होते हैं उनका योगदान 1/8 होता है। हम लोग ये निकाल भी चुके हैं, हालांकि ये 1 वैल्यू हो जाएगी। अगर हम इसके जेड इफेक्टिव की बात करेंगे, बीसीसी के लिए बात करेंगे, तो देखिए कहां पर एटम है, कोने पर कितने हैं, सभी लोग जानते हैं कोने पर 8 हैं। कंट्रीब्यूशन योगदान कट पिट के कितना आएगा, 1/8 आएगा। एक एटम कहां पर है, एक एटम बीच में है, कमरे के बीच में, सेल के बीच में है, कहीं कटेगा नहीं, कहीं पिटेगा नहीं बेटा, पूरा पूरा कंप्लीट कंट्रीब्यूशन, पूरा पूरा योगदान बीच में रहेगा। आप यहां से कट करेंगे, ये वाला बेटा 1 आ गया था, यहां से देखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये निकाल चुके हैं ऑलरेडी, मुझे पता है आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा बेटा। जेड इफेक्टिव की बात करेंगे, यहां पर हमारे पास 8 एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं, फिर से कोने के एटम का योगदान आपको पता है। प्लस देखिए अगर स्कूल लेवल की बात करेंगे तो चीजें बड़ी आसान होती हैं, बहुत ही आसान होती है बेटा। थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और अच्छे से अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, साथ ही साथ नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास 6 एटम कहां पर बेटा, फलक पर है, तो फलक पर देखेंगे 6 × 1/2 हो जाएगा। जो फेस पर परमाणु होता है, फलक पर परमाणु होता है, उसका योगदान आधा होता है। आधा इस अपने कमरे में होता है दीवार पे रखा हुआ, आधा उस पीछे वाले कमरे में चला जाता है बेटा, पीछे वाले यूनिट सेल में चला जाता है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आप देखेंगे, 1 यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ से आ जाएगा, वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया बेटा, ये हमने निकाल लिए कि टोटल परमाणु कितने होंगे जो हमारे डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल हैं। अब निकालना क्या है, परमाणुओं का आयतन निकालना। चलिए आसान है, काफी ज्यादा आसान है भाई। हमको पता है कि जो परमाणु है गोल है और गोले का आयतन भी आपको पता है। तो यहां पर हम लोग क्या निकालने वाले हैं, यहां पर हम निकालने वाले बेटा परमाणुओं का आयतन। ठीक है ना, क्या निकालने वाले बेटा, परमाणुओं का हम लोग आयतन निकालने वाले हैं। क्या आपको यहां तक दिख रहा है बेटा, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। मे भी नहीं दिख रहा हो तो मैंने बोल दिया है, हम लोग वॉल्यूम निकालने वाले बेटा। और वॉल्यूम किसका निकालने वाले हैं, एटम्स का। चलो मैंने यहां लिख दिया। अच्छा, परमाणु गोल है तो गोले का आयतन क्या होता है भाई, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। बचपन से रटते आते हैं, 4/3 πr³, 4/3 πr³ होता है बेटा। ठीक है ना। अब कितने एटम हैं तो उसके लिए हम लोग वॉल्यूम क्या लगा लेंगे बेटा, कितने एटम है वो लगा लेंगे, जेड या जेड इफेक्टिव। इसके लिए लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, जेड या जेड इफेक्टिव। बात समझ में आ रही है, जेड या जेड इफेक्टिव लिखते हैं। अच्छा चलिए एससीसी के लिए बात कर लेते हैं। एससीसी के लिए क्या होने वाला है, तो खट से निकालेंगे। एससीसी के लिए वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग देखेंगे 4/3 इंटू पाई की जगह बेटा अभी पाई रहने देते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, इंटू r³ रहेगा बेटा। और यहाँ पर जेड कितना हो जाएगा, हम लोग जेड की बात करेंगे तो जेड हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं एससीसी के लिए बेटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/3 πr³, यही रहेगा। क्या बात समझ आ रही है बेटा, क्या यही रहेगा 4/3 πr³। हाँ, आप चाहें तो यहाँ चेंजमेंट ला सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ चेंजमेंट ला सकते हैं। कई बार हो सकता है एक टर्म में पूछ देगा तो एक टर्म में हम क्या करेंगे बेटा, वैल्यू लगा देंगे एक ही। ठीक है ना, AR= रिलेशन पता ही है, वैसे भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग बीसीसी के लिए करेंगे। बीसीसी के लिए देखिए क्या होने वाला बेटा, ये हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब तो खट से हो जाएगा 4/3 πr³ इंटू इसके लिए जेड कितना होता है, 2 होता है तो 2 हो जाएगा। क्या फाइनल आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, यहां से कितना हो जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। तो आप निकाल लेंगे, आ जाएगा खट से आंसर। वॉल्यूम ऑफ एटम हम लोग बात करेंगे किसकी, एफसीसी यूनिट सेल की। एफसीसी यूनिट सेल भी आप आसानी से कर पाएंगे, 4/3 हो जाएगा, 4/3 πr³ इंटू जेड की जगह बेटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 × 4 4 को 16 हो जाएगा, 16/3 πr³ आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार की एकक सेलें होते हैं उसमें परमाणु भी हमको पता है, कितने परमाणु किसमें होते हैं बेटा, उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, परमाणुओं का आयतन निकाल सकते हैं, जो काफी ज्यादा सिंपल है। ये मैंने क्यों निकलवाया, ये छोटा सा टॉपिक क्यों बनाया, क्योंकि इसी की हेल्प से हम लोग, इसी लेक्चर की हेल्प से आगे हम लोग क्या कर पाएंगे, संकुलन दक्षता और संकुलन प्रभाज के टॉपिक को आसान बना पाएंगे और आसानी से सीख पाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि जो परमाणुओं का आयतन होता कैसे निकालते हैं और एक एक सेल का कुल आयतन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ इसी लेक्चर को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। ओके, ठीक है, गुड बाय बेटा।